नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं बड़ी बात। विस्तार से बात होगी। हम बात करेंगे ईरान और हमास के बीच में किस तरह से जंग चल रही है। इसके साथ साथ बताएंगे कई और बड़ी खबरें हैं, लेकिन आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई, कई छात्र मारे गए और बेसमेंट को लेकर अब किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है। तमाम तरह की खबरों की चर्चा होगी और शुरुआत करते हैं इसी खबर से। पहली खबर, राजेंद्र नगर बेसमेंट हादसे में दिल्ली सरकार एक्शन में है। दिल्ली नगर निगम ने हादसे से सबक लेते हुए सेंटर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर्स के 7 और बेसमेंट को सील कर दिया है, जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के राजधानी एनक्लेव और पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में एक एक बेसमेंट को सील किया गया है। देश के जाने माने आईएएस कोचिंग सेंटर दृष्टि पर भी सरकार की टेढ़ी नजर बनी हुई है। इस संस्थान को मशहूर टीचर विकास दिव्य कीर्ति चलाते हैं। एमसीडी ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। वहीं दूसरी ओर इसी फहरिस्त में आईएएस गुरुकुल तथास्तु ऑफिसर्स आईएएस एकेडमी, फोरम आईएएस साइकी वर्ल्ड, आईएएस संचेतना, आईएएस शिप्पा, आईएएस पथ अकादमी और दृष्टि आईएएस शामिल है। एमसीडी ने प्रीत विहार और राजधानी एनक्लेव में मौजूद संस्कृति एकेडमी और प्रथम इंस्टीट्यूट के बेसमेंट पर भी कार्रवाई की है। इसके अलावा एमसीडी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से ओल्ड राजेंद्र नगर क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए एक टीम भी तैनात की है, जहां मच्छरों को लेकर 78 पेइंग गेस्ट आवास और 13 गेस्ट हाउस की जांच की गई है। आपको बता दें कि प्रीतनगर में ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि आखिर क्या क्या कार्रवाई की गई है, किस किस संस्थान पर कार्रवाई की गई है और क्या क्या कार्रवाई की गई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम जो संस्थान है, जिनमें संचेतना आईएएस है, इसके साथ साथ फोरम आईएएस है, ऑफिसर्स आईएएस एकेडमी है, साइकी वर्ल्ड आईएएस है, ये तमाम है जो कि कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं। और इनके जो बेसमेंट में जो कोचिंग चल रहे थे, संस्थान चल रहे थे, उनको सील कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रीत विहार में सीलिंग अभियान के दौरान दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय मौके पर पहुंची। यह अभियान मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर इलाके में एक साथ चलाया गया, जहां बिजनेस एक्टिविटी चलाने के कारण कोचिंग सेंटर के 20 बेसमेंट को सील कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और इसी कड़ी में दिल्ली नगर निगम का जो नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स हैं, अब उन पर एक एक कर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ट्रेन हादसे की। जी हां, देश की रेल सेवा सवालों के घेरे में। इसी वजह से पिछले 13 दिन में 7 बड़े रेल हादसे से देश सकते में आ गया है। एक तरफ रेलवे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हादसों को लेकर विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है। नया हादसा बीते मंगलवार को झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में हुआ है। यहां मुंबई हावड़ा मेल के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं, नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा पा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो जाए। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए। लालू प्रसाद के इस पोस्ट के बाद एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। हालांकि रेलवे में पिछले दिनों हुए हादसे को लेकर सरकार ने कई गंभीर कदम भी उठाए हैं, जिसमें नई टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने की बात की गई है। साथ ही सैटेलाइट से रेलवे के सिस्टम पर नजर रखना भी शामिल है। लेकिन पिछले 13 दिनों में हुए हादसे रेलवे के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रेल हादसे कब कब हुए, जिन्हें लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप विस्तार से समझ सकते हैं कि कब कब रेल हादसे हुए। अगर 18 जुलाई की बात करें तो यूपी के गोंडा में यह ट्रेन हादसा हुआ था, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने कई सारे सवाल उठाए। उसके बाद फिर 19 जुलाई को गुजरात के बलसाड़ में ट्रेन हादसा हुआ। 20 जुलाई को फिर यह घटना हुई, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ये ट्रेन हादसा हुआ। उसके बाद फिर 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसा हुआ और 21 जुलाई बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ। 29 जुलाई को बिहार में ट्रेन हादसा हुआ और 30 जुलाई को यानी कि कल झारखंड में
ट्रेन हादसा हुआ था, जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, और एक रेल हादसा फिर हो गया, जिसे लेकर अब सवालों के घेरे में रेल मंत्रालय, रेल मंत्री और केंद्र की सरकार है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं सालगिरह से पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। इनके साथ लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को समाप्त करते हुए सरकार ने राज्य भूमि का मालिकाना हक इनको दे दिया है। इससे जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ और राजौरी में बसने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि पिछले 70 साल बीत जाने के बाद भी 2019 में इन्हें नागरिकता और वोट देने का अधिकार मिला था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह तय किया गया है कि पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सरकारी भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। इसके साथ ही 1996 के विस्थापितों को भी मालिकाना हक दिया जाए। सरकार 1947 और 1971 के विस्थापितों की तरह 1965 के विस्थापितों को भी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तय माना जा रहा है कि राजस्व विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि मिले अधिकारों का दुरुपयोग ना हो, खासकर सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि यह लोग पिछले कई दशक से मालिकाना हक की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले में अब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि POJK के विस्थापितों के बराबर सुविधाएं हासिल कर सकेंगे। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 1947 में देश विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के कई इलाकों से पलायन कर 5,764 परिवार यहां जम्मू पहुंचे थे और जम्मू संभाग के विभिन्न स्थानों पर ये बस गए थे। और बसने के बाद क्या हुआ, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि बसने के बाद जम्मू के RS-पुरा के इलाके बाडियाल, काजिया, जंगलैंड, कुतुब, निजाम, चौहाला आदि में ये लोग रहते थे और इसके साथ ही खोड़ में भी इनकी आबादी थी। अब 1954 में शरणार्थियों को 46,666 कनाल यानी कि 2.37 करोड़ वर्ग फीट राज्य सरकार की भूमि आवंटित की गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरी संख्या है 46,666 कनाल। हालांकि पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी संघर्ष समिति का कहना है कि उनके पास 21,159 परिवारों का रिकॉर्ड तो उपलब्ध है। पिछले 60 साल में कठुआ में हीरानगर, कीड़ियां, गांडियाल और अखनूर में बसे लोगों ने दरिया और खड्ड किनारे की जमीनों को समतल कर खेती करना शुरू कर दिया है। इनके नाम गिरदावरी यानी कि जमीन पर कब्जे और फसल चक्र की रिपोर्ट भी चलती थी, लेकिन 3 साल पहले ये सारी गिरदावरियां कट गईं और यहां सरकारी जमीन का बोर्ड लगा दिया गया और खेती ना करने को कहा गया। हालांकि सरकार ने जमीन वापस नहीं ली है, ये जमीन अब भी इनके कब्जे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खबर की। ऐसी कई खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया दिग्गज व्हाट्सएप भारत से कारोबार समेट सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत के करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स को झटका लगेगा। दरअसल सरकार के नए IT एक्ट 2000 बनाया और इस एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि सरकार मांगेगी तो व्हाट्सएप को यूजर की चैट की पूरी जानकारी देनी होगी। इसी को आधार बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार व्हाट्सएप पर दबाव डालने की कोशिश करती है तो फेसबुक की ये कंपनी भारत से अपना कारोबार समेटकर जा सकती है। हालांकि सूचना तकनीकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि ना तो व्हाट्सएप और ना ही उसकी पेरेंट कंपनी मेटा की तरह से भारत में व्हाट्सएप की सर्विस बंद करने की कोई जानकारी दी गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने संसद में सरकार से IT एक्ट की धारा 69A को लेकर सवाल पूछा था और ये सरकार से पूछा गया कि क्या व्हाट्सएप भारत में बंद होने वाला है। इसी सवाल का लिखित जवाब मंत्री की तरफ से संसद में दिया गया। अब सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं करना चाहती है। हालांकि सरकार ने राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के मामले में कोई समझौता नहीं करने की बात कही है। इस साल की शुरुआत में व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि यदि सरकार ने व्हाट्सएप से यूजर इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा तो वो कारोबार समेट लेंगे। व्हाट्सएप की तरफ से सरकार के नए IT एक्ट को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। व्हाट्सएप का कहना था कि सरकार का नया IT एक्ट यूजर्स की
प्राइवेसी के साथ समझौता करना है, जो कि असंवैधानिक है। व्हाट्सएप की ओर से कोर्ट में पेश हुए तेजस कारिया ने दलील दी थी कि अगर व्हाट्सएप इंक्रिप्शन को तोड़ गया तो व्हाट्सएप का वजूद नहीं रह जाएगा, क्योंकि यूजर्स प्राइवेसी फीचर की वजह से व्हाट्सएप पर आते हैं। भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइजर और टिकट क्लर्क के साथ ही ट्रेन गार्ड और क्लर्क जैसे पदों पर जल्दी ही भर्ती शुरू होने वाली है ना युवाओं के लिए खुशी की बात। एक बार फिर 10,884 पद भरे जाएंगे और रेलवे भर्ती बोर्ड ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। नियुक्ति की सूचना भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए अकाउंट क्लर्क, कम टाइपिस्ट, कमर्शियल टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के पदों पर होगी, जबकि गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, चीफ कमर्शियल से टिकट सुपरवाइजर और जूनियर अकाउंट सहायक पदों पर भी भर्तियां निकलने वाली हैं। नियुक्तियां 16 रेलवे जोन्स के साथ ही उत्पादन इकाइयों में भी होगी। रेलवे में नियमित भर्ती के लिए इसी साल भर्ती कैलेंडर लागू किया गया है। इस तरह कर 3 महीने पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी रखने के निर्देश रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती सेल के ऑफिस ने दे दिए। इनके मुताबिक हर 3 महीने के अंतराल पर रेलवे में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि इससे रेलवे में रोजगार की एक साइकिल बन जाएगी। केंद्र सरकार रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करेगी। इस डेटा की समीक्षा हर महीने की जाएगी और श्रम मंत्रालय को इस डेटा को तैयार करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बीते 6 साल में नौकरियों में 35% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए बड़ी बात कर लेते हैं अंतरिक्ष की जुड़ी हुई। अंतरिक्ष में एलियंस की खोज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है। ये टेलीस्कोप चिली में एक पहाड़ पर बन रहा है और टेलीस्कोप के लिए बहुत बड़ा गुम्बद भी बन रहा है। इस टेलीस्कोप का संचालन यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी करेगी और इस बेहद बड़े टेलीस्कोप को एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप नाम दिया गया है। ये टेलीस्कोप चिली के अटाकामा रेगिस्तान में मौजूद आर्मा जोन्स के पहाड़ पर बन रहा है। माना यह जा रहा है कि टेलीस्कोप 4 साल बाद यानी कि 2028 में 28 से काम करना शुरू कर देगा। फिलहाल टेलीस्कोप के गुम्बद पर सुरक्षा कवच लगाया जा रहा है। साथ ही प्राइमरी मिरर सपोर्ट भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। गुम्बद के चारों तरफ थर्मल इंसुलेशन और बैरियर्स भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इस टेलीस्कोप को खराब मौसम से बचाने के लिए कवर्स भी लगाए जा रहे हैं। चिली के रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। इस गुम्बद में ऐसी तकनीक लगाई जा रही है जो इसे स्लाइड करके खोलने और बंद करने का ऑप्शन भी देती है। अंतरिक्ष की निगरानी के लिए टेलीस्कोप के खुलने और बंद होने वाले हिस्से का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये टेलीस्कोप दूसरी दुनिया के ग्रहों की खोज तो करेगा, साथ ही सौर मंडल का अध्ययन भी करेगा। इसे बेहद विशालकाय टेलीस्कोप से पुरानी आकाशगंगाओं की खोज भी की जा सकती है। इस टेलीस्कोप को रेगिस्तान की गर्मी और रेत से बचाने के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं और यदि सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया 2028 में एलियंस की बस्ती भी खोजने में सफल हो जाएगी। एक और बड़ी खबर, चीनी हर भारतीय के जीवन के अंदर तक समा चुकी है। बिना चीनी के ना तो चाय अच्छी लगती है और ना ही बिना चीनी के कोई पकवान अच्छा लगता है। त्योहारों में मिठाइयों की खपत भी भारत में बेतहाशा होती है और मिठास चीनी से ही बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा चीनी आपको बूढ़ा भी बना सकती है। एक स्टडी के मुताबिक यदि आप रोज़ाना 2 चम्मच चीनी कम खाएंगे तो आपकी उम्र कम लगने लगेगी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की यह स्टडी कहती है कि यदि आप 1 साल तक रोज़ाना 10 ग्राम चीनी कम खाएंगे तो आप करीब 2.5 महीने जवान लगने लगेंगे। ये स्टडी कहती है कि ये पुरुषों को रोज़ाना 9 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, वरना गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जबकि इस अध्ययन में महिलाओं के लिए चीनी की लिमिट रोज़ाना 6 चम्मच ही बताई गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ज़्यादा चीनी खाने से स्किन में मौजूद कोलेजन फाइबर की नेचुरल इलास्टिसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और चेहरे पर झुर्रियाँ बनने लगती हैं। स्टडी में ये भी कहा गया है कि अनाज के मुकाबले चीनी 5 गुना तेज़ी से फैट में बदलती है, जो मोटापा बढ़ने का मुख्य कारण है। डॉक्टर कहते हैं कि कम मात्रा में चीनी खाने से
सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स बढ़ते हैं जो आपके मिजाज को खुशनुमा बनाते हैं। लेकिन ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बनता है। स्टडी में कहा गया है कि ज़्यादा चीनी आपके शरीर की आंतों में माइक्रोफ्लोरा पाचन क्रिया को बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा चीनी इस पाचन क्रिया को नुकसान भी पहुंचाता है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकता है। एक स्टडी में कहा गया है कि ज़्यादा चीनी खाने से गुस्सा बढ़ता है, इसलिए बच्चों को स्कूल के घंटों में चीनी ना खाने की सलाह दी गई। साथ ही ये भी कहा गया है कि ज़्यादा चीनी का सेवन रोज प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है और कीटाणुओं की मारने की क्षमता 40% तक घट जाती है। कुछ डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि चीनी कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ाती है, लेकिन कैंसर के मरीजों को चीनी ना खाने के लिए भी कहा जाता है। इस स्टडी में कहा गया है कि चीनी याददाश्त कम कर देती है और हाई ब्लड शुगर वाले लोगों की याददाश्त भी धीरे धीरे कम होने लगती है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान के शरीर को चीनी की कोई ज़रूरत है नहीं, और चीनी पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यापार है जो सिर्फ मुनाफे के लिए किया गया है। अंग्रेज़ों ने चीनी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और अब चीनी दुनिया के हर देश में लोगों को बीमार बना रही है। इंसान के शरीर को सिर्फ उतनी ही चीनी की ज़रूरत है जितनी नेचुरल रूप से सब्जियों और फलों में मौजूद होती है। इसलिए तो डॉक्टर भी कहते हैं कि चीनी खाना यानी कि बीमारियों को घर पर बुलाने जैसा है। आतंकवाद की एक बड़ी बात, ईरान के मसूद पज़ेश्कियान देश में 9वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली गई। ईरान के संसद में मसूद का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें भारत समेत कई देशों के नेता शामिल हुए। भारत की तरफ से पज़ेश्कियान शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। पज़ेश्कियान को 5 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोट से हराया। 19 मई को ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव कराया गया। ईरान में पहले चरण की वोटिंग 28 मई को हुई थी, जिसमें किसी भी नेता को 50% वोट हासिल नहीं हुए, जो जीत के लिए जरूरी थे। इसलिए बाद में ईरान के संविधान के आधार पर दूसरे चरण की वोटिंग हुई और 5 जुलाई को पज़ेश्कियान को राष्ट्रपति चुना गया। भारत ने ईरान में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और भारत ईरान के रास्ते नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बना रहा है। नितिन गडकरी को नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भेजकर भारत ने संदेश देने की कोशिश की है कि ईरान में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने में कोई ढील नहीं बरती जाएगी और परियोजनाएं समय से पूरा करने की कोशिश की जाएंगी। मसूद की बात करें तो उन्होंने 1957 में के बाद राजनीति में कदम रखा और उन्हें मॉडरेट नेता माना जाता है। उन्होंने सलमान रश्दी के खिलाफ जारी ईरान के फतवे को भी खत्म किया था। इसके साथ ही पज़ेश्कियान को हसन रूहानी का करीबी माना जाता है और वो हिजाब का विरोध भी करते रहे। आइए बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण, जो कि आर्थिक संकट से जुड़ी हुई है। आर्थिक संकट की बड़ी बात, मालदीव्स खतरनाक आर्थिक संकट से जूझ रहा है और खुद को संकट से बाहर निकालने के लिए मालदीव्स अब एक बार फिर भारत की तरफ देख रहा है। मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपनी विदेश नीति की दिशा बदलकर भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। दरअसल मोहम्मद मुइज़ू की सरकार आर्थिक संकट से उबरने में नाकाम साबित हो रही है और देश पर दबाव बढ़ रहा है। अब मोहम्मद मुइज़ू भारत को मालदीव्स का सबसे करीबी सहयोगी बता रहे हैं। पिछले हफ्ते ही मालदीव्स के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी मुइज़ू ने खास तौर पर भारत का उल्लेख किया था। दरअसल भारत ने मालदीव्स के से वसूले जाने वाले $50 मिलियन कर्ज की वसूली 2 साल के लिए टाल दी, जिसके बाद मुइज़ू भारत के मुरीद हो गए हैं। दरअसल मालदीव्स की कमाई का एकमात्र जरिया पर्यटन ही है, लेकिन मुइज़ू ने चीनी प्रेम को देखते हुए भारत के पर्यटक लक्षद्वीप का रुख करते हुए मालदीव्स के पर्यटन कारोबार को इससे बड़ा झटका लगा है और देश के पहले भी ये खराब अर्थव्यवस्था और भी चरमरा रही है। अब मालदीव के पर्यटन मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उनका एजेंडा वेलकम इंडिया पहल को बढ़ावा देना है और भारत के कई शहरों में पर्यटन रोड शो करना है, ताकि एक बार फिर से मालदीव्स में भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ सके। भारत के लिए भी मालदीव्स बेहद अहम है। हिंद महासागर में अपनी स्थिति की वजह से मालदीव से ही चीन को ज़्यादातर व्यापार गुजरता है। 7 और 8 डिग्री चैनल के बीच से चीन की सप्लाई लाइन गुजरती है, इसलिए भारत मालदीव्स को प्राथमिकता दे रहा है।
वैसे भी भारत की नीति पड़ोसी प्रथम वाली है। भारत श्रीलंका को भी आर्थिक संकट से उबरने में मदद कर रहा है और ये मदद मालदीव्स को भी की जा रही है। दरअसल मालदीव्स भी चीन के कर्ज में फंसकर बर्बाद हुआ है। 2021 तक मालदीव्स के पास $3 बिलियन विदेशी कर्ज था, जिसमें से $1.4 बिलियन सिर्फ चीन से ही लिया गया था। अब मालदीव भारत से कर्ज में मिली राहत के बाद भारत को धन्यवाद दे रहा है और भारत के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। आतंकवाद की बड़ी बात, अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर 1000 से ज्यादा आम लोगों का नरसंहार किया, तो पूरी दुनिया को यह पता था कि इजराइल इसका बड़ा बदला लेगा। पहले इजराइल ने गाजा पट्टी में भीषण हमला किया। ऐसा करते ही लेबनान का आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। हालांकि बीते बुधवार को इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। जी हां, इजराइल ने एक ही दिन में हमास के मुखिया इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फऊद शुक्र को मार गिराया, जिसके बाद इजराइल और ईरान के बीच जंग होना तय माना जा रहा है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर सीमा के पास छुट-पुट स्तर पर हमले कर रहा था। इजराइल भी इसका जवाब दे रहा था। हिजबुल्लाह का कहना था कि इजराइल पर हमले करने के पीछे का मकसद फिलिस्तीनियों का समर्थन करने का था, लेकिन हाल ही में इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर एक रॉकेट से हमला है। इस अटैक में 12 इजरायली बच्चे मारे गए। इजराइल ने इसका आरोप हिजबुल्लाह पर लगाया। अब बुधवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर कई हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र को मार गिराया। ये हुई बड़ी घटना की बड़ी बात। अब चलिए आपको बताता हूं कि इजराइल और लेबनान के इतिहास के बारे में जानकारी क्या है इजराइल और लेबनान का इतिहास। लेबनान को ग्राफिक के जरिए समझाता हूं कि लेबनान को साल 1943 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी। इसके बाद साल 1948 में इजराइल का गठन हुआ। शुरू से ही लेबनान ने आज़ादी के प्रमुख नेता रियाद अल सुलाह और बेचारा अल खौरी को नीतियों के इजराइल के बजाय अरब देशों से ज़्यादा करीबी रखा। जैसा कि आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं, वो तमाम नेता जो कि बड़े नेता वहाँ के मारे जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि 1950 के करीब लेबनान में 50% से ज़्यादा आबादी ईसाइयों की थी। अब आपको लेबनान और हिजबुल्लाह संगठन के बारे में भी जानकारी बताता हूं कि क्या है लेबनान और हिजबुल्लाह संगठन। हिजबुल्लाह की स्थापना साल 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इजरायली सेना से लड़ने के लिए की गई। इसके लड़ाकों को ट्रेनिंग और फंडिंग ईरान ही करता था। वर्तमान में हिजबुल्लाह अपने पास करीब 1 लाख लड़ाके होने का दावा करता है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उसके पास 50,000 के आसपास लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास बड़ी संख्या में छोटी और इजराइल के अंदर तक मार करने वाली मिसाइल्स का भी जखीरा है और ये हमेशा बड़ी आतंकवादी घटनाएं करते रहते हैं। आइए बात करते हैं एक और बड़ी बात की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट खुरासान यानी कि ISIL के भारत में बड़े पैमाने पर हमले की साजिश रच रहा है। हालांकि वो भारत पर अभी तक किसी भी तरह का हमला या किसी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे पाया है और इसका कारण है कि भारत की तेज तर्रार सेना और सुरक्षा व्यवस्था। बावजूद इसके ISIL भारत के खिलाफ ऐसे लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले ही हमलों को अंजाम दे सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बड़े पैमाने पर हमले न कर पाने के बावजूद ISIL के देश में अपने आकाओं के जरिए ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले हमलों को अंजाम दे सके। आतंकवादी समूह ने उर्दू में हिंदी मुस्लिम द्वेष को बढ़ाने वाली भारत के संबंध में अपनी रणनीति को रेखांकित करने वाली एक पुस्तक जारी की है। इसमें लिखा गया है कि ISIL के क्षेत्र में सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है जो कि अफगानिस्तान से परे आतंक फैला रहा है, जबकि अल कायदा रणनीतिक संयम बरतता है और तालिबान के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता भी देता है। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक तालिबान और भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा के बीच समर्थन और सहयोग बढ़ा है, जो कि अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविर समझा रहा है और तहरीक जिहाद पाकिस्तान के बैनर तले
अधिक घातक हमले कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि टीटीपी अन्य आतंकवादी समूहों के लिए एक पनाह देने वाले संगठन में तब्दील हो सकता है। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि ISIL के लड़ाकों की संख्या 4000 से बढ़कर अब 6000 हो गई है। अब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जनपद ताले और तालीम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस ताले के शहर अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, जिसने एक नई इमारत लिखी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, जिसे लेकर AMU के छात्रों में जोश देखने को मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के PRO उमर पीर ज़ादा ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलग अलग विषयों पर तरह तरह के शोध और इन्वेंशन की वजह से यूनिवर्सिटी को देश में एक अलग पहचान मिली है। यही वजह है कि इसके नाम आए दिन कोई न कोई उपलब्धि जुड़ती रहती है। वहीं विश्वविद्यालय की तारीफ करते हुए उमर पीर ने कहा है कि AMU की खूबसूरती और इसकी उपलब्धियां सभी को अपनी ओर खींच कर लाती हैं, जिसके लिए ये यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रहती है। AMU की खासियत ये भी है कि विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत से कोर्स हैं जिनकी फीस किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय की तुलना में काफ़ी कम है। खास तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मामलों में ये देश के सरकारी कॉलेजों से भी कम फीस है। और यही वजह है कि देश के गरीब, दलित, मुस्लिम, होनहार छात्र इंजीनियरिंग करने के लिए AMU का रुख करते हैं।